हेलो बच्चों, जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में मैंने एक क्विज रखी थी आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने कहा था कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा जो स्कोर करेंगे उनके लिए मैं सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक उनके साथ शेयर करूंगा। मतलब उनके घर में भेजूंगा जो हार्ड कॉपी होती है। तो जो टेस्ट जो था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। तो काफ़ी सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और 30 मार्क्स का वो टेस्ट था। तो उस टेस्ट में जो क्वेश्चन जो भी मैंने पूछे थे, तो काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास ये मैसेज आए, कमेंट में भी बच्चों ने कहा कि सर उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करवा दो। तो वहाँ पे जितने क्वेश्चन पूछे गए थे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे यार। अब देखो, कुछ बच्चों ने शिकायत करी थी कि सर आपने इजी क्वेश्चन नहीं दिए, क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट नहीं थे। देखो, एक तो टेस्ट हो रहा है यार, है ना। तो ऑब्वियसली कुछ तो क्वेश्चन हार्ड होंगे ना यार। सब आसान आसान दे दूंगा तो सबके मार्क्स फुल ऑन फुल नहीं आ जाएंगे। तो थोड़े से तो डिफिकल्ट होंगे ना। बट ये है कि जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सब आपके सिलेबस के क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस देखो, मैं आपको बता देता हूं। जो आपका ये जो आपका क्या बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्लस जो आपके सीबीएसई वाले जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना, सीबीएसई एकेडमिक्स पे, तो उस पे जो सीबीएसई हर साल का आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो मैंने वहां से भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे थे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे सारे। तो उनके सॉल्यूशन मैं आपके इस वीडियो में आपको करा दूंगा, आज के इस वीडियो में आपको करा दूंगा। बट साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो स्कोर किया देख सकते हैं वो भी। मणिका चौधरी हैं, इनके 6 मार्क्स हैं, यशिका के 6 हैं, अखिल के 8 हैं, प्रेमराज के 8 हैं, विजय सिंह के 16, अंश के 6, कृष्णा के 8। तो इस तरीके से देख सकते हैं। आंचल पांडे के 20 हैं, संकेत के 16 है, अक्षत नेगी के 20 है, अर्पित गोयल के 18 हैं, अनुष के 6 हैं। तो इस तरीके से जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनके मार्क्स उन्हें ईमेल के थ्रू मिल चुके हैं। क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये मैं रिलीज कर चुका हूं। मैंने कल दिन में आई थिंक 2 बजे के आसपास मैंने जो है ये क्विज यहाँ पे क्लोज कर दिया था कि अब जितनी एंट्रीज आ गई, इसमें से ही जो बच्चे होंगे इनको मैं सेलेक्टेड बच्चों को मैं किताबें भेज दूंगा यार। ठीक है। अब देखो, 2 बजे तक जितनी भी एंट्रीज आई थी उसमें किसी एक भी स्टूडेंट ने 30 आउट ऑफ 30 स्कोर नहीं किया था। ठीक है। तब तक आप सिर्फ ये कर सकते थे कि क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते थे, उसको सबमिट कर सकते थे, आपको रिजल्ट पता नहीं चलना था। ठीक है। लेकिन 2 बजे के बाद मैंने इंस्टेंट रिजल्ट वाला सीन भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाता। जिसने भी 2 बजे के बाद इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा उससे उसका स्कोर इंस्टेंट मिल गया होगा। उसके बाद भाई मैं बता रहा हूं, जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हर दूसरे बच्चे को 30 में से 30 मिले हैं। क्यों मिले होंगे ऐसे, जरा सोचना। ओके। तो बच्चों फिलहाल ऐसा है यार, यहाँ पे 2 बजे से कल 2 बजे से पहले तक जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था 30 में से 30 किसी के नहीं आए थे। एक के 28 आए हैं, कुछ के 27 भी आए हैं, कुछ के 26 हैं, कुछ के 24 हैं। ठीक है। ऐसे मार्क्स बच्चों को मिले हैं यार। तो भाई लोग ऐसा है, उन तक तो किताबें पहुंच जाएंगी। ठीक है। और जिसके पास भी बुक पहुंच जाए वो प्लीज मुझे ना एक बार व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्म कर देना कि हाँ सर बुक पहुंच चुकी है, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे भाई बता देना कि हाँ हमारे पास किताब पहुंच चुकी है। ठीक है। ये ध्यान रखना यार। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे, उनके आंसर क्या होने वाले थे। तो आप देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा ये हमारे पास है, कह रहे कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 176 सेंटीमीटर इज। देखिए रेक्टेंगल की बात कर रहा है, चैप्टर 6 एओडी का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए क्या है ना, आपको रेक्टेंगल की अगर बात करी जाए तो रेक्टेंगल में एक्स वाई अगर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हो तो क्या बोलता है कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है बेटा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये 176 होगा। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2/16, और ये आपका कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो ये 88 हो गया। अब इसने बोला कि मैक्सिमम एरिया होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया, तो एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो एरिया आपका x इंटू वाई होता है। y की वैल्यू आप यहां से 88 माइनस एक्स लिख सकते हैं। और बाकी जो हमारे बच्चे जितने भी ये जो जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं तो उन्हें मालूम है कि जब ये दोनों इक्वल होंगे 44 एंड 44 तभी हमारा एरिया मैक्सिमम होगा, है ना। तो यहाँ पे बस अब डिफरेंशिएशन का काम करना था यार। 88 एक्स स्क्वायर का 2x उसको 0 पुट करना था, तो आपको x की वैल्यू 44 मिल जाती। आपका सेकंड डेरिवेटिव आपका -2 आ जाता विच इज लेस देन 0, यानी कि एरिया 44 पे मैक्सिमम होगा। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम एरिया क्या है, मैक्सिमम एरिया, तो यहां पर आपको सिंपली 44 की मल्टीप्लाई 44 से करनी थी यार। तो आपका 4 चौक 16,
4 चौक 16 और 4 चौक 16 32 और 1 33 और 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना था यार। ये गलत नहीं हुआ किसी का, ये बहुत से बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों का ये वाला जो आंसर था ये सही था यार, इसमें किसी ने मिस्टेक नहीं करी है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है बेटा। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन था ये देखिएगा, ये एक सुंदर क्वेश्चन आया था यार। कह रहा कि देखो स्टेटमेंट है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, इससे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा। आपकी जो एक्सरसाइज है 5.4, मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर एक जो 5.5 घंटे की वीडियो बनाई है, तो उसमें भाई मैंने बहुत अच्छे से चीज एक्सप्लेन करी हुई है कि जो हमारा जो EX होता है बेटा, इस EX का ग्राफ ऐसा होता है बेटा, EX का ग्राफ ऐसा जाता है, ये EX का ग्राफ, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, इसमें एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता है बेटा, इसमें एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता है। तो यहां पर बोला गया कि जो असर्शन क्या है कि fx इक्वल्स टू EX, दिस हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। और रीजन क्या दिया हुआ है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये ट्रू है बेटा, ये बात भी क्या है, ट्रू है। हमारा जो EX है उसका, उसमें क्रिटिकल पॉइंट क्यों नहीं है, हम ये कह सकते हैं भैया क्योंकि उसका डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं होता। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब x की वो वैल्यू जहां पर हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम आ जाए या मिनिमम आ जाए या फिर उस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो चीज है ये मैंने आपके साथ, ये मैंने क्रिटिकल पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये चीजें मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी मैंने एक्सप्लेन करी हुई है जब मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा समझाया है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि इसका डेरिवेटिव कभी भी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा, हमेशा इसका जो डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो रहेगा, हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। ओके, सो ये भी ट्रू है और ये उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो इसका जो आंसर है कि assertion and reason both are true and this reason is the right explanation of, correct explanation of this assertion. ओके, सो इसका राइट आंसर होना चाहिए था बेटा A। ओके, सो EX का ग्राफ हमें सब कुछ बता देता है। यहाँ पे बढ़ेंगे, ये भी बहुत से बच्चों का सही था, इसमें भी मिस्टेक ऐसी बच्चों की नहीं थी यार। बाकी ये एक गुड क्वेश्चन था भाई। ये अब बच्चे कहेंगे सर आपने ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया था, तो बेटा मैं कहूँगा ये डिफिकल्ट नहीं था भाई। ये डिफिकल्ट अगर था तो बच्चों मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये CBSE का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CBSE का क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ये आप ऐसे में समझिएगा कि हमको कहीं से भी उठा के आपको दे दिया मुश्किल मुश्किल बनाने के लिए, बेटा ये CBSE का क्वेश्चन है। अब CBSE कहाँ का क्वेश्चन है बेटा, आप CBSE के जो सैंपल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप बोलोगे तो भैया मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, तो ये आपको वहां पर बेटा ये क्वेश्चन दिख जाएगा यार। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे किया जा सकता है, 4 ऑप्शन आपके सामने इधर दिए गए थे। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपने क्या करना था, डिफरेंशिएशन को आसान बनाने के लिए बेटा आप लोगों ने क्या करना था कि आप ना इसमें x की जगह साइन A रख लेते और y की जगह साइन B रख लेते, एक सब्सटीट्यूशन आप इसमें कर लेते। ऐसा करके देखो क्या होता, ये रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर B हो जाता, यहाँ साइन A माइनस साइन B रहता, साइन A माइनस साइन B। ओके, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर A होता जो कि रूट के बाहर आके क्या बनता, कॉस A, ये आपका कॉस B बन जाता, यहाँ पे आपका साइन A माइनस साइन B चलता रहता। अब देखिए कॉस A प्लस कॉस B का क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, 2 cos A प्लस B बाई 2 एंड कॉस A माइनस B बाई 2, यहाँ पे आपका रहता A, साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला था 2 cos A प्लस B बाई 2 एंड साइन A माइनस B बाई 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस cos A प्लस B से ये cos A प्लस B कैंसिल होगा, यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, बाकी इस cos के अपॉन में उस साइन को ले आओ तो cos बाय साइन ये आपका cot बन जाता, cot A माइनस B बाई 2, और राइट में ओनली रहता आपके पास A। अब मैं कह रहा हूँ इस cot को भी उस तरह भेज दो, A माइनस B अपॉन 2 जो है आपका cot इनवर्स A हो जाता। और अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं बेटा, जो A है उस A की जगह पर क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स X माइनस में हमारे पास साइन इनवर्स B, साइन इनवर्स Y, अपॉन का जो 2 है वो राइट में चले जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ कॉट इनवर्स A हो जाएगा। इतना हमने कर लिया, तो अब आपने बस इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, साथ में dy बाई डी एक्स, राइट साइड में पूरा कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, और 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है बेटा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसका जो राइट आंसर गाइस वो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा यार। ओके, सो बच्चे ये हमने क्वेश्चन किया, और ये सीबीएसई का क्वेश्चन है बच्चों, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया है, बिना सब्स्टिट्यूशन के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा बच्चों। ओके, सो ये हमारा हो जाता है। अब देखिए जैसे ये हुआ तो इसमें तो आप लोगों ने ए मार्क करना था। ऐसी नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा भाई, देखो क्या है हमारे पास, देखो असर्शन रीजनिंग है, tan इनवर्स है और tan 5 पाई बाय 4 है। तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स का जो आंसर है tan इनवर्स इंटू tan x, इसको सॉल्व करके जो x आता है बेटा वो x क्या है, वो एंगल है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है बेटा वो, जो कि कहाँ से कहाँ तक रहनी चाहिए, -90 से 90 रहनी चाहिए। बट यहाँ तो 5 पाई बाय 4 है, ये 90 को क्रॉस कर गया, सो ये फॉल्स है बेटा, ये क्या है, ये फॉल्स है, और ये फॉल्स है। फिर देखो स्टेट रीजन क्या है कि tan इनवर्स tan x करके जो आंसर x आता है वो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है भाई, ये भी फॉल्स है भाई। हमारा जो x है वो -90 से 90 रहना चाहिए, -90 से 90, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। तो बेटा यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दोनों ही गलत हैं भाई। तो अगर आप इस पर मार्क करते तो आई थिंक इसका ई राइट आंसर होना चाहिए था कि बोथ दी स्टेटमेंट आर फॉल्स, असर्शन एंड रीजन दोनों की दोनों क्या है वो फॉल्स है। तो ये इसका आंसर है बेटा। आई थिंक ये भी बहुत होगा सही था, इसमें मिस्टेक ऐसी नहीं थी यार। फिर ये क्वेश्चन यार जरा देखिएगा, ये बच्चों ने कहा है कि सर ये समझाना, देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ना, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, करके टोटल कॉस्ट, देखो कॉस्ट गिवन है हमें, कॉस्ट गिवन है कितनी, वो है एक्स क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 360x प्लस 3025। तो इसने क्या बोला, x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ यूनिट्स मेड, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट शब्द जो है हमारे मैथ्स वाले बच्चों ने पढ़ा हुआ है, जो आपका चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसमें एक्सरसाइज 6.1 में आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना भी सिखाया गया है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना भी सिखाया गया है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या बताया गया, कॉस्ट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इससे मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी, 3x स्क्वायर 21 इंटू 2 42x प्लस में 360, मार्जिनल कॉस्ट आ गई, मार्जिनल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। भाई मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि y मैक्सिमम होना चाहिए या y मिनिमम होना चाहिए, तो आप y का डेरिवेटिव करते हो, सही बात है। मैं बोलूं फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, फंक्शन मिनिमम होना चाहिए, तो आप फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो। मुझे मार्जिनल कॉस्ट क्या चाहिए, मुझे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव करके उसे जीरो पुट करूंगा। सो नाउ हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, 3x स्क्वायर का आ जाएगा 6x, 42x का आ जाएगा 42, इतना हुआ। फिर इससे हम जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करोगे भाई तो तुम्हारे x की वैल्यू इसमें आ जाएगी कितना, x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, आंसर तो वैसे आ चुका है, 7 इसका आंसर है, बट मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम दिखानी है, तो उसके लिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव तुमने निकाला उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट का सेकंड डेरिवेटिव 6x का 6 विच इज ग्रेटर देन 0, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है। कब मिनिमम है, जब आप x की जगह पर 7 रखोगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था यार। सो ये भी एक आसान क्वेश्चन है भाई, है ना। सो बस यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट के उन्होंने बीच में जोड़ दिया, तो क्वेश्चन ये बन गया आपका,
ठीक है। अब ऐसे नहीं कह सकते आपके सर मार्जिनल कॉस्ट तो हमारे सिलेबस पे नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट बेटा, मार्जिनल कॉस्ट आपने पढ़ा हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू भी आपने पढ़ा हुआ है। 6.1 के जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं वहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की बातें आती हैं बेटा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन जो है भाई, ये क्वेश्चन जो है मैंने एनडीए वाले एग्जाम से उठाया था। ये हमारा 2023 अप्रैल में ये प्रश्न एनडीए की परीक्षा में देखने को मिला था। बट ये जो क्वेश्चन है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है यार, ये एक इजी क्वेश्चन है आपके सीबीएसई के लिए बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने देखो, आपने एनसीईआरटी में ये फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे कि कभी भी k इंटू ए आई, k इंटू ए आई, तो आप उसको लिख सकते हो क्या कि k बाहर आ जाएगा और k की पावर में n आ जाएगा। कभी भी एडजॉइंट ऑफ ए आई, तो वो डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर में n-1 हो जाएगा। ये यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, ऑर्डर होता है, यहाँ n का मतलब ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ दिया गया। क्या बोला गया, कहा गया कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है और इसका जो डिटरमिनेंट है वो 4 है। अब क्या बोलता है कि कह रहा है कि नाउ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट भी किसका, 3a का एडजॉइंट, 3a का एडजॉइंट, कह रहा इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो आंसर 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा होगा। तो भाई बड़े ही धैर्य के साथ अगर आप इस क्वेश्चन को करते तो ये क्वेश्चन होना था यार। इसमें बहुतों ने मिस्टेक कर रही है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि k को अगर बाहर लाएंगे तो k की पावर में n आता है। तो सोचो मैं 2 को अगर बाहर लाऊंगा तो 2 की पावर में 3 आएगा, k की पावर में n आता है, तो n का मतलब होता है ऑर्डर। a का ऑर्डर है 3/3, तो मैं 2 की पावर में 3 लाऊंगा। आगे बचेगा एडजॉइंट ऑफ 3a, एडजॉइंट ऑफ 3a, और यहाँ तो 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा, उसको चलने दो, उसका कोई रोल नहीं है यार। अब देखो ये हमारा बन जाएगा 2 की पावर 3। अब मुझे बताओ, कभी एडजॉइंट ऑफ a पूछे, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, तो आप a के डिटरमिनेंट के ऊपर n-1 लिख देते हो। या एडजॉइंट a का नहीं है, एडजॉइंट 3a का है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3a के ऊपर, मैं 3a के डिटरमिनेंट के ऊपर n-1 लिख दूंगा। अब n का मतलब क्या है, n का मतलब है ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 3, 3-1 करोगे तो क्या बनेगा, ये 2 बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा, ये चलता रहेगा भाई। अब देखो इतना हुआ 2 की पावर 3। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, 3a का डिटरमिनेंट, 3a का डिटरमिनेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे अगर स्क्वायर को कुछ देर के लिए अगर मैं इग्नोर करूं, अगर मैं इग्नोर करूं इसको, तो क्या उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग k बाहर आना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर k बाहर आएगा, k की पावर में n आ जाएगा, तो ये 3 बाहर आएगा, तो 3 की पावर में n भी लाएगा। n का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 है। आगे क्या बचेगा, डिटरमिनेंट, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो मैं इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, और यहाँ पे चलेगा 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा। भाई वो प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है बच्चों, वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि भाई अगर कभी भी 2 की पावर 2 इंटू a का डिटरमिनेंट हो तो 2 बाहर आता है, बट साथ में n भी लेकर आता है। तो n क्या होता है, n ऑर्डर होता है। तो भैया मैंने आपसे बोला कि हमारा वो जो 3 है वो 3 भी बाहर आएगा डिटरमिनेंट के, तो 3 बाहर आया बट पावर में n ले आया, n क्या था, ऑर्डर था, और फिर पूरे होल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया भाई मैंने। अब इतना हुआ, तो आप देख सकते हैं 2 की पावर में 3, वो 3 की पावर 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी 3 की पावर 6, और डिटरमिनेंट a का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 6। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ a 4 है, तो 4 की पावर में 2 आ जाएगा, 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो आप देखो ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है, तो 4 और 3 7, 3 की पावर 6। अब आप इसको उससे कंपेयर कर लो, अल्फा जो है वो 7 के इक्वल आ जाएगा, बीटा जो है 6 के इक्वल आ जाएगा, और आपसे पूछा था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बेटा आपका यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 इसका राइट आंसर था यार। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है
ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बट भाई टेस्ट को थोड़ा सा तो ऑब्वियसली उसमें लेवल लेके आना था ना यार, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन डाल दिया यार, है ना। तो भाई जिसने प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से कर रखी है तो आई थिंक उसने सही जवाब दिया होगा, बाकी जिसने नहीं करी उसने गलत जवाब दिया होगा यार। बट ये है कि ये दो कॉन्सेप्ट बेटा हमने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं लगा है यार, ठीक है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ गाइस। अगला देखो क्वेश्चन क्या था, हाँ ये क्वेश्चन देखना है, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपके पास आया था, और ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जरा देखिएगा। देखो यहां पर क्या है ना, जो y हमें दिया गया है वो है cosec x, बट ये डिग्री में है बच्चे। cosec x जो है, x जो वो डिग्री में है। हम ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल लेते हैं वो एंगल हम रेडियंस में रखते हैं बच्चों, रेडियंस में, ठीक है, बट यहां ये डिग्री में है। तो इसकी डिग्री हटाने के लिए हमने कहा भाई कि x की मल्टीप्लाई कर दो किससे, पाई बाय 180 से। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसकी मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से कर दो। लो भाई इतना मेरे पास ये आ गया, यानी कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं और भविष्य में इसकी जगह मैं वो भी लिख सकता हूं, राइट। अब देखना, मुझे चाहिए डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो कॉसेक का क्या होगा, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, और उसके बाद इस पाई एक्स बाई 180 का होगा तो इनटू में पाई बाय 180 भी आएगा, पाई बाय 180 भी आएगा। सो गाइस हमारे पास है माइनस उस पाई बाय 180 को मैं पहले लिख लेता हूँ, ये कॉसेक, बाकी इसकी जगह मैं दोबारा इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या है यार, कॉसेक एक्स डिग्री कॉट एक्स डिग्री माइनस में 180। तो इसका आई थिंक बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्या हमने बी क्लिक किया था बच्चों इसमें, बी इसका राइट आंसर है यार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस में। ओके, सो ये बन जाएगा। सो जिसने भी है किया है भाई देख लेना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये देखना यार, ये क्वेश्चन, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है बच्चों। अब ये मत समझना कि क्लास 10th में 10th का ही क्वेश्चन है, नहीं 10th का नहीं है, 10th के जैसा क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन आपकी क्लास 12th में है। ऐसा क्वेश्चन क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में बेटा आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मिसलेनियस में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक लीप ईयर में 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर एक नॉन लीप ईयर में 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस क्वेश्चन को हमने बदल दिया कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर 5 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 संडेज की। तो जो ये सोचो कि दिसंबर का जो महीना होता है उसमें 31 डेज होते हैं, 31 डेज। उन 31 डेज में भैया 28 + 3 डेज में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सही बात है। अब देखो 21 डेज का मतलब होता है 4 कंप्लीट वीक्स, यानी कि 28 दिनों में 4 संडे कंफर्म आएंगे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेंसडे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे कंफर्म आएंगे। बट उन आखिरी के 3 दिनों में क्या आएगा, उन आखिरी के 3 दिनों में अगर संडे पड़ गया तो समझ लो दिसंबर के महीने में 5 संडे हो जाएंगे। उस आखिरी के 3 दिनों में अगर मंडे पड़ गया तो समझ लो दिसंबर के महीने में 5 मंडे हो जाएंगे। तो लास्ट के 3 डेज में क्या क्या आ सकता है वो चीज आपको लिखनी थी। तो देखो मैं लिख सकता हूं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आखिरी के 3 दिनों में हो सकते हैं। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, संडे, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और फिर दोबारा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे में नहीं लिखूंगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। और उसमें संडे कहाँ कहाँ पर आया, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे, सैटरडे, संडे, मंडे, और संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो 3 केस बन रहे हैं बच्चों। 7 में से 3 पॉसिबिलिटीज भाई आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं यार। तो इसका जो राइट आंसर था बेटा वो 3/7 इसका राइट आंसर हो जाना था यार। सो इस प्रकार से बेटा आप लोग इसका आंसर कर सकते थे। सो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था यार, है ना, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। बाकी हाँ ये एक सुंदर क्वेश्चन आया था बच्चों आपके सामने। ये क्वेश्चन जो है ये डराने वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि हाँ देखने में डरावना है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ऐसा ना अजीब सा ही।
तो जरा समझना बात को, आपको बोला गया कि ए के जो है वो किसके इक्वल है, k माइनस वन, के माइनस टू एंड k प्लस वन। अगर और कहता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो सब में डिटर्मिनेंट चाहिए ना, तो मैं अगर आपसे पूछूं इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि k माइनस वन की मल्टीप्लाई k प्लस वन से कर लो और k की मल्टीप्लाई k माइनस टू से कर लो, तो k स्क्वायर माइनस वन और माइनस का k स्क्वायर प्लस का 2k, सो k स्क्वायर से k स्क्वायर कटेगा और बन जाएगा 2k माइनस का 1। सो गाइज ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे किस चीज़ को फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a1, डिटर्मिनेंट ऑफ a2, ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ a3 और अप टू कहाँ तक, डिटर्मिनेंट ऑफ a100 तक की वैल्यूज बट हमको यहाँ पे चाहिए थी यार। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a1 क्या रहेगा, सिंपली जरा बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ a के, k की जगह जरा 1 रखो, k की जगह जरा 1 रखो, 2 इंटू 1 माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ a2, k की जगह 2 रखो, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3। ऐसी डिटर्मिनेंट ऑफ a3, डिटर्मिनेंट ऑफ a3, k की जगह 3 रखो, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5 एंड ऐसी सो ऑन, ये बढ़ता रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a100, तो 100 इंटू 2 200 माइनस 1 199। सो देख सकते हैं ऑड नंबर का समेशन है, पहले 100 ऑड नंबर्स का समेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 100 टर्म्स हैं टोटल इसमें, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 199, सो 100 इंटू 200/2 विच इज़ 100 और आपका आंसर सिंपली इसमें आ जाना था 10,000। सो गाइस का राइट आंसर आपका क्या रहता, 10,000 इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला था यार, ठीक है। सो ये भी होता है भाई। ऐसी नेक्स्ट भाई हमने आपको क्वेश्चन दिया था, हाँ ये क्वेश्चन यार देखो, ये क्वेश्चन बच्चे कह सकते हैं कि सर ये तो आपने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, भाई ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर से उठाया है, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर से, आई थिंक 2017 या 18 का सैंपल क्वेश्चन पेपर था। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई एकेडमिक्स पे जाना, उस पर सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको दिख जाएंगे, तो उनमें से किसी एक ईयर का सैंपल क्वेश्चन पेपर उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो जिससे इक्विवेलेंस क्लास एंड पार्टीशन का फंडा नहीं मालूम भाई, उनको मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, आप वहां से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और सोचो जो क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में है, तो यानी वो एग्जाम में आने की हैसियत रखता है। तो बच्चों रिलेशंस का क्वेश्चन है यार, है ना, तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन है आर सेट ए पे, जिसने इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई A1, A2, A3, 3 इक्विवेलेंस क्लास बनी है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि जो सेट A है उसे आपने 3 हिस्सों में बांट दिया, A1, A2 और A3 में। तो ये रूल है कि इनका अगर मैं यूनियन करूं तो इनका जो यूनियन होगा वो A आएगा, और इनका अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो भैया वो फाई आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होता बेटा। तो यूनियन तो A होगा और जो इंटरसेक्शन है वो एक एम्प्टी सेट होगा बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या था, ये बी इसका राइट आंसर था यार। सो जिससे इक्विवेलेंस क्लासेस का नहीं मालूम बेटा, वो मेरे उस वीडियो को देख सकता है यार। ओके, सो ये इस तरह से बेटा इसका ही आंसर ये बन जाएगा यार। ऐसी नेक्स्ट देखिए, और ये यार ये क्वेश्चन जो था ये 3D का क्वेश्चन है बच्चों, 3D का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी हमने सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर से ही उठाया है। ओके, सो गाइस देखना, जिसने 3D पढ़ रखा है वो समझ आएगा, जिसने 3D नहीं पढ़ा बेटा वो पहले मेरे 3D वाले नए वन शॉट को देखना, वहां पर मैंने, हालांकि वहां पर भी मैंने ये चीज समझा रखी है, बट वहां पे क्वेश्चन आई थिंक डिफरेंट होगा। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या है, मैं इस लाइन को मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा, x माइनस 3 y माइनस 2 z प्लस 4 अपॉन में 1 2 2। सेकेंड लाइन है x माइनस 5 y माइनस माइनस 2 और z, और डिनोमिनेटर में रहेगा 3 2 एंड 6। ओके, सो मैं इसे इक्वल्स टू रखता हूँ लैम्डा, यहाँ से मैं निकालूंगा जनरल पॉइंट, वो आपका आएगा 1 इंटू लैम्डा प्लस 3, 2 इंटू लैम्डा प्लस 2 एंड 2 इंटू लैम्डा माइनस 4।
इस एक्स वाई जेड को आपने वहाँ पुट करना है। एक्स की जगह पे लैम्डा प्लस 3 माइनस 5 के अपॉन में 3, वाई की जगह पे 2 लैम्डा प्लस 2 एंड 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस का 2 एंड जेड की जगह पे 2 लैम्डा माइनस 4 अपॉन में 6। तो ये बनेगा कितना, लैम्डा 3 माइनस 5 2 अपॉन में 3, बाकी 2 लैम्डा अपॉन में 2 लैम्डा 4/2 बनेगा 2। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बनेगा लैम्डा माइनस 2 3 लैम्डा प्लस 6, और यहाँ से -2 और -6 आपका हो जाएगा -8, और 3 लैम्डा माइनस लैम्डा आपका बनेगा 2 लैम्डा, लैम्डा आपका आ जाएगा -4। सेम अगर आप इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपको लैम्डा -4 मिलेगा। देखो 2 लैम्डा/2 लैम्डा 4/2, और यहाँ पे 2 लैम्डा -4 के अपॉन में 6, 6 लैम्डा जमा 12, 2 लैम्डा -4, 6 से 2 गए 4 लैम्डा, -4 -12 -16, और यहाँ से भी लैम्डा आपका आ गया -4। उस -4 को बेटा आप यहाँ पुट कर लो, -4 + 3 -1, -8 + 2 -6, -8 -4 -12। So this should be the right answer, -1 -6 -12, -1 -6 -12। ये डी इसका बेटा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ये डी इसका राइट आंसर बेटा। बाकी आप देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन मैंने कैसे करी है। जिसने 3D नहीं पढ़ा है बेटा वो उसको दिक्कत होगी, बाकी जिसने 3D पढ़ रखा है वो कॉन्सेप्ट ये समझ पाएगा। बाकी मैंने अपने वन शॉट में बेटा ये मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है, और बता दूं CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो बढ़ेंगे ऐसी नेक्स्ट की तरफ। ओके, बाकी ये तो आसान क्वेश्चन था यार, ये तो आसान क्वेश्चन था। ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन है बच्चों। 9 है आपका 3 का स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर, और यहाँ आपका लग जाएगा 1 अपॉन में √a² - x², साइन इनवर्स x/a, और उस 5x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है। सो साइन इनवर्स 5x/3 एंड 5 से डिवाइड भी करना है। गलत गलत गलत, और ये बी इसका राइट आंसर है यार। सो इसमें तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, जिसने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है बेटा उसको समझ में आ जाएगा। बाकी बता दो इंटीग्रेशन के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने एक वन शॉट बना रखा है 12 घंटे का। उस वन शॉट में यार बच्चों मेरी वो जूम वाले स्टूडेंट्स की रिकॉर्डिंग है, तो थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यार, क्योंकि अलग से इंटीग्रेशन पूरा रिकॉर्ड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। बाकी ये कि उस 12 घंटे वाले वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर रखा, कुछ नहीं छूटा है ना। सो ये है ऐसी ना। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन देखना जरा, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बच्चा उसको देखता है फिर इसको देखकर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। और ये क्वेश्चन CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर से हमने उठाया है, CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, देखना क्या आप लोगों को कोफैक्टर निकालना आता है? कोफैक्टर बताना, इस 1 का कोफैक्टर क्या होगा? आप बोलोगे इसको छोड़ो a³ - 1। ध्यान से देखो a³ - 1। ऐसे ही बच्चे मैं आपसे कहूं कि आप इस a का कोफैक्टर निकालो, a² - a², 0। तो ऐसी डिफरेंट एलिमेंट्स के जब बेटा आप कोफैक्टर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो डिटरमिनेंट बन रहा है ये किस चीज से बन रहा है? ये कोफैक्टर से बन रहा है, कोफैक्टर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। और डिटरमिनेंट भी अगर ट्रांसपोज भी कर दो तो डिटरमिनेंट बदलता नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। और आपको मैं बता दूं कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनती है उसे बोलते हैं एडजॉइंट। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनती है उसे क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। तो ये एडजॉइंट का हमें निकालना है डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट a की पावर में n-1 आएगा। n होता है ऑर्डर यहाँ 3 है, तो डिटरमिनेंट a की पावर में 3 - 1 2 आ जाएगा। और a का डिटरमिनेंट हमें दे रखा था -4,
तो -4 का स्क्वायर करना था और आंसर बेटा हमें यहाँ पे 16 लिखना था, तो 16 इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाता। 16 इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाता यार। ये जो डिटरमिनेंट बना है ये इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर है बच्चों, कोफैक्टर ध्यान से देखना, उनके जरा इसका कोफैक्टर निकालना, इनके सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना, चेक करना क्या वो ये सेम सेम है कि नहीं है, पता चल जाएगा बेटा आप लोगों को। ओके, तो ये हमारा होता है। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन हमने दिया था यार, और ये भी सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा बच्चों। देखिए क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन गिवन बाय दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है 1 पे। याद रखिए जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है, जो डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो x इक्वल्स टू 1 पे जो LHL और जो RHL है वो इक्वल आएंगे। मैं शॉर्ट में करूंगा, LHL क्या होगा, x 1 से कम ax स्क्वायर प्लस बी, RHL क्या होगा 2x प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट भी चल रही है बच्चों, टू एक्स प्लस 1, और x की जगह 1 रख दो, ये बन जाएगा a प्लस बी, x की जगह 1 रख दो 2 प्लस 1 3। सो ये a प्लस बी हमारा एक इक्वेशन बन गई 3। ऐसे ही अब डिफरेंशिएबल मतलब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल आने चाहिए। तो भाई LHD और RHD, अगर मैं आपसे पूछूं कि LHD क्या है, x इक्वल्स टू 1 पे इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, तो ax स्क्वायर का हो जाएगा 2ax, b का हो जाएगा 0, RHD 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 0, और x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1। सो a हमारा आ गया 1, a 1 है उसको यहाँ पुट कर लो, b आपका आ जाएगा 2। तो भाई LHD मैंने सीधा डेरिवेटिव कर दिया, ax स्क्वायर का 2ax, b का 0। एग्जाम में अगर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आता है कोई क्वेश्चन तो वहां पर आपको प्रॉपर फॉर्मूला लगाना पड़ता है बेटा LHD का, कि x टेंड्स टू c हो fx माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। तो एक लंबा तरीका होता है, तो जिसको डिफरेंशिएबिलिटी का फंडा नहीं मालूम उनके लिए भी भैया डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, वहां से आप डिफरेंशिएबिलिटी को ढंग से समझ सकते हैं। तो इसका आंसर 1 और 2 रहना था। और ये सीबीएसई का क्वेश्चन है बच्चों, ये मत समझना कि ये आपके एग्जाम में नहीं आ सकते, ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं यार। ओके, ये हुआ। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखना यार, इसमें दिक्कत आई आई थिंक बच्चों को कि कैसे करना था। हमसे पूछा गया है कि लॉग है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है ये, और कहते हैं कि x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई 1 ये किसके इक्वल होगा। तो बच्चों मैं सबसे पहले तो यार इसमें मैं उस 2 को मैं पहले ले आता हूँ, और रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स, ये प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ यार, ठीक है। बाकी इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला होता है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग बी। सो 2 को अंदर भेज दो, या फिर एक काम करो ना यार, यहीं पे कर लो इस काम को, पहले रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ये लॉग एक तो ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स हो जाएगा, और अब इसको अलग अलग कर लो, वो 2 पहले आ जाएगा, बात सेम ही बढ़ जाएगी। सो ये मेरे पास y आ गया। अब मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, 2 लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस 1 लॉग x का 1 अपॉन में x, ये इतना हो गया। मैं सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव, सो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है तो ये प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, से इतना बना। नाउ हमें वैल्यू किस चीज़ की चाहिए, x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, और फिर हमें चाहिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y1 और y1 यानी कि dy बाई डी एक्स। सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई उसके साथ करनी है, माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
और dy बाई डी एक्स है हमारा 2/x+1 2/x+1 माइनस 1/x। सो दिस इंटू -2 -2x, इससे ये कट जाएगा, फिर x इंटू x+1 का होल स्क्वायर इंटू 1/x²। सो x+1 का होल स्क्वायर अपॉन में x, 2x+1 का होल स्क्वायर इंटू 2 और नीचे एक x+1 है और दिस इंटू 1/x। तो आप देखेंगे इससे ये कैंसिल, -2x + 2x + 2 ये कैंसिल और फाइनल आंसर आपका बन जाएगा इसमें 2। सो वो जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल आ रही है भाई हमारी, वो वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है बेटा। ओके, सो ये हुआ भाई ऐसे ही, और इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं यार। सो भाई लोग जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए, कितने क्वेश्चन थे यार एक बार देख लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11 12 13 14 15 क्वेश्चन यार है ना यहाँ पे। 13 हर क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 15 क्वेश्चन भाई हमने यहाँ पे टोटल आपसे पूछे थे। और कुछ क्वेश्चन इसमें थे जिसमें सोचना था, बट जो उसमें दायरा जो हमने रखा था वो सीबीएसई लेवल का ही रखा था यार, है ना। सीबीएसई लेवल के दायरे में रहकर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना था, है ना। तो टेस्ट आपको कैसा लगा भाई, कमेंट करके बताना, और ऐसे ही और भी टेस्ट अगर चाहिए तो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। सो बच्चों मिलेंगे आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी जिसको भी किताबें जिन तक पहुंच जाएंगी, प्लीज़ वो मुझे एक बार व्हाट्सअप के माध्यम से ज़रूर कांटेक्ट कर लेना या फिर कॉल ज़रूर कर लेना, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे बता देना कि हाँ आपके पास बुक पहुंच चुकी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।